अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ मोहम्मद इमरान एंड हेयर आई एम टू टीच यू फिज़िक्स क्लास फर्स्ट ईयर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 4 से एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड। इससे पहले हम स्टडी कर चुके हैं वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स और वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। आज हम स्टडी करेंगे वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड। इसको स्टडी करने से पहले हम देखते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है। जैसा कि हमने यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया है ग्रेविटेशनल फील्ड। ये ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है? द स्पेस और रीजन अराउंड द अर्थ इन विच इट एक्सर्ट्स ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन अदर बॉडीज इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड। ये ज़मीन के गिर्द कोई स्पेस है या रीजन है, वो रीजन या वो स्पेस जहां तक ज़मीन किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगाए, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाए, उसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। जैसा कि मैंने यहाँ पे एक शो किया है, सपोज ये अर्थ है, इसके गिर्द एक स्पेशल फील्ड है, स्पेस है। इस स्पेस तक ये जो अर्थ है दूसरे बॉडीज पे फोर्स लगा सकती है अर्थ। इस फील्ड को, जिस फील्ड में अर्थ फोर्स एक्सर्ट कर सकती है, इसको कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। सपोज ये कोई ऑब्जेक्ट है, अगर ये ऑब्जेक्ट इसी फील्ड के अंदर है तो अर्थ उस पे फोर्स लगाएगी। अगर इस फील्ड से वो ऑब्जेक्ट बाहर है तो अर्थ उस पे कोई फोर्स नहीं लगाएगी। वो स्पेस या रीजन जिसमें अर्थ किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा सकती है, उस फील्ड को, उस स्पेस को या इस रीजन को हम ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है? द स्पेस और रीजन अराउंड द अर्थ इन विच इट एक्सर्ट्स ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन अदर बॉडीज इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड। इसको ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं। एक होता है कंजर्वेटिव फील्ड। कंजर्वेटिव फील्ड क्या है? द फील्ड इन विच वर्क डन इज इंडिपेंडेंट बाय द पाथ फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड कंजर्वेटिव फील्ड। कंजर्वेटिव फील्ड वो फील्ड है जिसमें अगर कोई ऑब्जेक्ट वर्क करे तो वो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ हो, मतलब जो भी पाथ आप फॉलो करें वर्क उस पर डिपेंड ना करे, वर्क की वैल्यू सेम है। या इसमें वर्क डन अलोंग अ क्लोज्ड पाथ इज जीरो। किसी क्लोज्ड पाथ में जो वर्क डन होगा उसकी वैल्यू जीरो होगी, ठीक है ना। कंजर्वेटिव फील्ड क्या है? द फील्ड इन विच वर्क डन इज इंडिपेंडेंट बाय द पाथ फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड कंजर्वेटिव फील्ड। वो फील्ड है जिसमें अगर कोई ऑब्जेक्ट वर्क करे तो वो वर्क पाथ पे डिपेंड ना करे, कोई भी पाथ फॉलो करे तो वर्क की वैल्यू सेम है, उसको कहते हैं कंजर्वेटिव फील्ड। या किसी क्लोज्ड पाथ में जो वर्क डन है वो जीरो है। सपोज कोई एक लड़का, कोई बच्चा किसी गली से निकलता है, गली में किसी घर से निकलता है, वो चक्का लगा के दोबारा उसी जगह पे आ जाता है, तो हम कहेंगे वर्क डन इज जीरो। मतलब जब कोई ऑब्जेक्ट किसी क्लोज पाथ में सफर करे तो वर्क जो होगा उसकी वैल्यू जीरो आएगी। इसको हम आगे जाके स्टडी भी करेंगे, मैं आगे आपको बताऊंगा कि वर्क डन अलोंग क्लोज पाथ जीरो कैसे है। अब मैंने यहाँ पे लिखा है कोई एक पाथ, ये देखें, ए से बी तक हमने जाना है। यहाँ लातादाद रास्ते हैं जिससे आप ए से बी तक जा सकते हैं, लेकिन यहाँ मैंने 2-3 रास्ते यहाँ पे शो करवाए हैं पाथ। आप या तो यहाँ से ए डी बी इस रास्ते से जा सकते हैं, या ए सी बी इस रास्ते से जा सकते हैं, या ए से बी इस रास्ते से आप जा सकते हैं बी पॉइंट तक। अब हम इन तमाम में देखेंगे कि जो वर्क डन आएगा वो इस पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। चाहे आप इस पाथ से जाएं तब भी वर्क की वैल्यू सेम आएगी, इस पाथ से जाएं वर्क की वैल्यू फिर भी सेम आएगी।
इस पाथ से जो है वर्क की वैल्यू फिर भी सेम आएगी, क्योंकि हमने कहा हुआ है कंजर्वेटिव फील्ड वो फील्ड है जिसमें वर्क डन इंडिपेंडेंट होता है पाथ फॉलोड के। मतलब जिस पाथ से भी आप जाएं वर्क डन उस पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, उसकी वैल्यू सेम आएगी। सपोज हम पहले देख लेते हैं ADB, ये वाला रास्ता अगर हम इख्तियार करें, ये पाथ फॉलो करें, तब वर्क की क्या वैल्यू आएगी? वर्क ADB, तो हम वर्क जब यहां से यहां तक फाइंड करेंगे तो हम कहेंगे ये जो ADB है ना वर्क, ये वर्क AD प्लस DB के इक्वल आएगा। वर्क AD प्लस वर्क DB। अब वर्क का हमें पता है F डॉट D होता है, वर्क इज इक्वल टू F डॉट D प्लस F डॉट D। A से D तक भी हम वर्क फाइंड करेंगे और D से B तक भी वर्क फाइंड करेंगे, फिर जब इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास टोटल वर्क आ जाएगा ADB, वर्क ADB। अब वर्क ADB, अब जब यहां से यहां तक जाएंगे तो आप देखें हम यहां से यहां तक AD वो डिस्प्लेसमेंट आप कवर कर रहे हैं, AD डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन यहां ऑब्जेक्ट जब यहां से जाएगा उस पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी अट्रैक्ट करेगी, इसको फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगेगी। फोर्स ऑफ ग्रेविटी का मतलब ये जो फोर्स है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी इस ऑब्जेक्ट के वेट के इक्वल हो जाएगा। वेट को हम mg लिखते हैं। ये जो फोर्स यहाँ पे लगेगी वो mg हम इसको कंसीडर करेंगे, क्योंकि वो डाउनवर्ड फोर्स लगेगी mg है, क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी को हम वेट कंसीडर करेंगे। यहाँ पे अगर देखें डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ है और ये जो फोर्स है वो नीचे की तरफ है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एंगल आएगा 90, और जब यहां से यहां तक जाएंगे तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी डाउनवर्ड लगेगी, वेट डाउनवर्ड है, लेकिन ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसको मैं h का नाम अगर दूं, हाइट का, D से B तक ये हाइट है, तो यहां पे आप देख सकते हैं कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये अपवर्ड है, लेकिन फोर्स ऑफ ग्रेविटी डाउनवर्ड है। इन दोनों के दरमियान जो एंगल होगा 180 का होगा। यहाँ पे एंगल 90 है, यहाँ पे एंगल 180 आएगा। अब इनकी वैल्यूज हम यहाँ पुट करके देख लेते हैं कि वर्क क्या होगा ADB। तो आप देखें वर्क ADB इज इक्वल टू, F की जगह मैंने mg लिख दिया, AD वही डिस्प्लेसमेंट है, cos 90 मैंने लिख दिया है, mg डिस्प्लेसमेंट की जगह मैंने AD लिखा है, cos 90 करना है, प्लस mgdb cos 180, mgdb cos 180। अब हमें पता है cos 90 होता है 0, cos 180 होता है -1, और यहां से db को हमने हाइट h के इक्वल रखा हुआ है। तो आप वैल्यूज पुट करें, वर्क ADB इज इक्वल टू mg cos 90 आएगा, तो ये पूरे की पूरी टर्म, ये जो टर्म है ये 0 हो जाएगी, ये टर्म हो जाएगी 0, प्लस ये जो प्लस है आप देखिए cos 180 होता है -1, तो ये हो जाएगा प्लस -mgh आ जाएगा, mg ये वाला हो गया, और h कहां से आ जाएगा, ये जो db को हमने h का नाम दिया हुआ है, ये हो जाएगा -mgh। ये जो वर्क आपने यहां से यहां तक फाइंड किया है ना, वर्क ADB, ये आ गया -mgh। अब हम निकालते हैं वर्क ACB। वर्क ACB ये आएगा वर्क AC प्लस वर्क CB। आप देख सकते हैं इस केस में और इस केस में वही सेम बात है, फोर्स डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड, तो यहाँ पे एंगल 180 होगा, और यहाँ पे फिर वही बात है, डिस्प्लेसमेंट तो एसेंट में है और फोर्स नीचे लगेगी, मतलब वेट नीचे एक्ट करेगा। यहाँ पे एंगल क्या होगा 90, इस टर्म में जो वर्क होगा 0 होगा, और यहाँ पे फिर -mgh आएगा। तो आप लिख सकते हैं वर्क ACB इज इक्वल टू वर्क AC
प्लस वर्क सी बी इज इक्वल टू एम जी ए सी, ये डिस्प्लेसमेंट मैंने लिखा है, एम जी ए सी कॉस 180 प्लस एम जी सी बी कॉस 90, क्योंकि इस केस में एंगल 90 है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में, यहाँ पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल 180 है, वहाँ पे 90 है। अब वैल्यूज पुट करें, अब यहाँ cos 180 था -1 और AC या CA, AC हाइट के इक्वल है, h के इक्वल है, यहाँ जैसे ये D भी h के इक्वल था, ये भी h के इक्वल आएगा, तो ये लिखेंगे हम -mgh, और यहाँ इस केस में एंगल जब 90 आ रहा है तो cos 90 होता है 0, तो ये टर्म यहाँ पे जो वर्क होगा ये हो जाएगा 0, -mgh आ जाएगा। अब आप देखें यहाँ पे जब ADB आपने वर्क फाइंड किया तब भी -mgh आया, फिर आपने ACB वर्क फाइंड किया फिर भी -mgh आया। अब हम देखते हैं A से B तक, तब वर्क की वैल्यू क्या आएगी। अब वर्क A से B जब हम फाइंड करेंगे, आप देखें जब A से B तक इस तरह का पाथ आप फॉलो कर रहे हैं, इसमें एक तो आप आगे जा रहे हैं, एक ऊपर जा रहे हैं, आगे और ऊपर। अब आगे जब जाएंगे तो यही केस आएगा, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स में एंगल 90 आएगा। जब फॉरवर्ड जाएंगे तो वो टर्म 0, वहां पे वर्क 0 क्योंकि एंगल 90 आ रहा है। जब ऊपर जाएंगे तो ऊपर जब जा रहे हैं तब क्या होगा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में फिर एंगल 180 आएगा। इसी तरह इस पूरे पाथ को हम इस तरह से शो कर सकते हैं। A से B तक मैंने शो कराया, सपोज पहले आगे जाएंगे फिर अपवर्ड, फिर आगे फिर अपवर्ड, फॉरवर्ड अपवर्ड, फॉरवर्ड अपवर्ड। अब फॉरवर्ड के केस में वर्क 0 होगा, क्यों, क्योंकि वहां पे एंगल 90 आएगा। अपवर्ड के केस में एंगल 180 आता है और वहां 180 cos 180 होता है माइनस। अब इस वर्टिकल को मैंने del y1 del y2 del y3, मतलब आप यहां से यहां तक जब जाएंगे, जब अपवर्ड जाएंगे del y1 del y2 del y3 अप टू सो ऑन del yn, मैंने इसको नाम दिया हुआ है। तो जब वर्क फाइंड करेंगे, वर्क AB इज इक्वल टू, अब फॉरवर्ड के लिए तो वर्क 0 हो जाएगा। अब अपवर्ड के लिए हमने कहा एंगल होता है 180 के लिए हम -1 लगाते हैं और फोर्स को हम mg लिख रहे हैं, -mg del y1 -mg del y2 -mg del y3 अप टू सो ऑन -mg del yn मैंने लिखा है। अब यहां मैंने -mg को कॉमन ले लिया है। वर्क AB इज इक्वल टू -mg del y1 प्लस del y2 प्लस del y3 प्लस अप टू सो ऑन del yn। अब ये जो del yn था, हमने कहा इन तमाम पैचेस को अगर आप ऐड कर लें तो आपके पास यहाँ से यहाँ तक टोटल हाइट के इक्वल आ जाएगा। ये मैंने लिखा हुआ है del y1 प्लस del y2 प्लस अप टू सो ऑन del yn इज इक्वल टू हाइट h। तो हम इसको, इस तमाम को हम h के इक्वल कर देंगे, तो ये हो जाएगा वर्क AB इज इक्वल टू -mgh। तो यहां से वाज़ेह हो गया है, अगर आप ये पाथ फॉलो करें तब भी वर्क आ रहा है -mgh, ये पाथ फॉलो करें तब भी वर्क आएगा -mgh, अगर ये पाथ फॉलो किया तब भी वर्क आया है -mgh। तो हम कह सकते हैं ये जो फील्ड है कंजर्वेटिव फील्ड है, जिसमें वर्क डन इंडिपेंडेंट है पाथ फॉलोड के। आपने जो भी पाथ फॉलो किया है वर्क की वैल्यू सेम ही है, और वो कितना है -mgh। तीनों पाथ को हमने फॉलो करके देखा है। अब एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है, प्रूव दैट वर्क डन इलाका पाथ क्लोज पाथ इज 0। क्लोज पाथ में वर्क 0 होता है। अब मैंने कोई एक पाथ बनाया, क्लोज पाथ ABCDA, ये एक क्लोज पाथ है ABCDA। इस क्लोज पाथ में हमने देखना है कि वर्क डन 0 कैसे आता है। देखिए वर्क ABCD
ए बी सी डी ए, ये होगा वर्क ए बी प्लस वर्क बी सी प्लस वर्क सी डी प्लस वर्क डी ए। क्योंकि क्लोज पाथ हमने लिया हुआ है, टोटल जो वर्क आएगा इन तमाम का मजमुआ होगा वर्क ए बी प्लस वर्क बी सी प्लस वर्क सी डी प्लस वर्क डी ए। आप इनको लिखें, वर्क ए बी सी डी ए इज इक्वल टू वर्क ए बी प्लस वर्क बी सी प्लस वर्क सी डी प्लस वर्क डी ए। अब ए बी के लिए फिर वही बात, ए बी को अगर हम देखें, इसमें डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ है और फोर्स नीचे की तरफ है, एंगल इनमें 90 आएगा। और यहाँ बी सी डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड है, फोर्स डाउनवर्ड है, एंगल यहाँ होगा 180। सी से डी तक डिस्प्लेसमेंट एसिम्प्ट में है, फोर्स डाउनवर्ड है, फिर एंगल 90 आएगा। इधर देखें डी से ए तक डिस्प्लेसमेंट भी डाउनवर्ड है और फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी डाउनवर्ड है, तो उनके दरमियान एंगल होगा 0। इस केस में एंगल 0 होगा, इस केस में 180 और इन दोनों साइड्स पे एंगल 90 होगा। मतलब इन दोनों केस में जो वर्क होगा 0 होगा। अब इस केस में जो वर्क होगा माइनस mgh आएगा आपके पास, और इधर प्लस mgh आएगा, क्योंकि cos 0 होता है 1। -1 की बजाय हम जब 1 पुट करेंगे वो mgh आएगा, ना कि माइनस mgh। अब इसको लिखते हैं mg मैंने लिखा है mg cos 90 प्लस mg cos 180 प्लस mg cos 90 प्लस mg cos 0। आप देखिए cos 90 होता है 0 माइनस, क्योंकि cos 180 फिर होता है -1, तो ये होगा माइनस mg होता है हाइट के इक्वल, h के इक्वल, ये होगा माइनस mgh प्लस, यहाँ पे आप देखिए cos 90 है तो 0 होगा, प्लस 0 करेंगे और यहाँ पे होगा mgh प्लस में लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे एंगल 0 आएगा, cos 0 होता है 1 और d से a तक इसको हाइट ले रहे हैं। माइनस mgh प्लस mgh क्या होगा, आपके पास 0 आएगा। मतलब आप किसी भी क्लोज पाथ को जब कंसीडर करेंगे, वर्क डन वहां पे 0 आएगा। वो कैसे आएगा, मैंने यहाँ पे आपको ये समझा दिया है। प्लस mgh माइनस mgh, ये क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट, तो आंसर आएगा 0। तो इस तरह से वर्क डन अलॉन्ग द क्लोज पाथ इज 0। ये था बेटा आज का हमारा टॉपिक, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड।